10 जनवरी की रात के 11 बजे के आसपास का वक्त था। राजधानी भोपाल के पिपलानी इलाके में बसे बेल नगर में रहने वाले अनिल मूले ठंड से बचने बिस्तर में दुबके चुप गए। इसी दौरान उनके मोबाइल की घंटी बजने लगी। इतनी रात गायब फोन जिसने भी किया हो किसी जरूर काम से ही किया होगा। ये सोचकर अनिल मूले ने फोन उठाकर देखा तो स्क्रीन पर उनके पड़ोसी दोस्त दिलीप मोहड़कर की पूना निवासी बेटी का नाम चमक रहा था। अनिल दिलीप की बेटी से भली प्रकार परिचित थे, सो उनके फ़ोन उठाते ही सामने से दिलीप की बेटी ने पहले तो रात में परेशान करने के लिए माफ़ी मांगी, फिर बताया कि दरअसल वह पापा का नंबर काफ़ी देर से ट्राई कर रही है, लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। आमतौर पर अकेला रहने वाला बूढ़ा आदमी कभी अपना मोबाइल बंद नहीं करता, इसलिए पिता का फ़ोन बंद आने के कारण परेशान बेटी ने अपने पापा के दोस्त से मदद मांगी थी कि वो पापा के पास जाकर उसकी बात करवा दें। दोस्त की बिटिया की बात सुनकर अनिल पड़ोस में रहने वाले दिलीप के घर जा पहुंचे। 65 वर्षीय दिलीप मोहड़कर एमपीईबी के क्लर्क पद से रिटायर है। उनकी बेटी की शादी 2016 में होने के बाद तो पति के साथ अमेरिका चली गई, लेकिन आजकल पुणे में रह रही है। दिलीप का बेटा बेंगलुरु की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। दिलीप की पत्नी का 2017 में निधन हो जाने के कारण वे आजकल भेल नगर के अपने मकान में अकेले रहते हैं। दिलीप और अनिल मूले रोज शाम को घूमने के लिए साथ जाते थे। उस रोज भी घूमकर वापस आने के बाद अनिल मूले दिलीप को उनके घर के सामने छोड़कर अपने घर चले गए थे। इसलिए दिलीप का मोबाइल बंद होने के कारण खुद उनको भी समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर में अनिल जब दिलीप के घर पहुंचे तो देखा कि उनके मकान के कमरों की लाइट जलने के अलावा तेज आवाज में टीवी भी चल रहा था। अनिल मूले को अपने इस दोस्त के घर में अंदर जाने से पहले दरवाजा नॉक करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए दरवाजा खुला देखकर वो सीधे अंदर दाखिल हो गए, जहां मकान के ऊपर वाली मंजिल के एक कमरे के फर्श पर दिलीप की रक्त रंजित लाश देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत इस बात की जानकारी दिलीप की बेटी को देकर पिपलानी थाने को भी दे दी, जिससे कुछ ही देर में टीआई अजय नायर दलबल लेकर मौके पर पहुंच गए। मौके पर दिलीप के रक्त रंजित शव के पास फर्श पर कांच के टुकड़े फैले थे। हत्या गला रेत कर की गई थी, जिससे टीआई श्री नायर समझ गए कि गला काटने के लिए हत्यारा ने कांच का उपयोग किया था। लाश के पास ही एक पेचकस, पाना और संची भी पड़ी थी जिन पर खून लगा हुआ था। इसके अलावा टेबल पर चाय के 4 कप रखे थे, जिससे पुलिस ने अनुमान लगाया कि हत्यारे एक से अधिक रहे होंगे। मामला गंभीर था, इसलिए सूचना पाकर डीसीपी राजेश भदौरिया भी रात में ही मौके पर पहुंच गए। दिलीप मोहड़कर बच्चों की शादी और पत्नी की मृत्यु के बाद यहाँ अकेले रहते थे। वह अगले सुबह अपने बेटे से मिलने के लिए सुबह की फ्लाइट से बेंगलुरु जाने वाले थे। क्योंकि मकान के ज्यादातर सामान बिखरा हुआ था, इसलिए डीसीपी श्री भदौरिया को एक शक लूट का भी था। उनका मानना था कि शायद बेटे से मिलने जा रहा दिलीप ने हाल ही में बैंक से बड़ी रकम निकाली होगी, जिसकी जानकारी हत्यारों को हो सकती है। इसलिए उन्होंने दिलीप के बेंगलुरु जाने से पहले लूट के लिए इस घटना को अंजाम दे दिया। रात में पूरे मकान की बारीकी से तलाशी लेने के बाद शव को पीएम के लिए भेजने के साथ भोपाल में रहने वाले मृतक के एक भाई की रिपोर्ट पर पिपलानी थाने में अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज होते ही डीसीपी श्री भदौरिया ने टीआई अजय नायर की एक टीम इस मामले में हत्यारों तक पहुंचने के लिए गठित कर दी। अगले दिन दिलीप के बच्चों को भोपाल पहुंचने पर पीएम के बाद शव उन्हें सौंपकर पुलिस ने जांच शुरू की, जिसमें पड़ोसियों से जो जानकारी लगी उससे डीसीपी श्री भदौरिया ने जांच में अवैध संबंध का कोण भी शामिल कर लिया। दरअसल दबे स्वर में लोगों ने बताया कि अकेले रहने वाले दिलीप के घर भी कभी कभार अकेली महिलाओं का आना जाना देखा गया था। जाहिर सी बात है कि हत्या की रात भी कोई न कोई आया ही होगा जिसने उनकी हत्या की थी। इसलिए श्री भदौरिया के निर्देश पर टीआई अजय नायर की टीम दिलीप के घर की तरफ आने जाने रास्तों पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने के अलावा उनके मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल में भी सुराग की तलाश करने लगी। इसमें पुलिस को एक ऐसा संदिग्ध फुटेज मिला जिसमें एक महिला अपने साथ कम उम्र की युवती के साथ लेकर दिलीप के मकान की तरफ जाती और लगभग 1 घंटे बाद वापस आते देखी। फुटेज बेहद धुंधला होने के कारण महिला की पहचान मुश्किल थी, लेकिन पुलिस लगातार दिलीप के घर के आसपास रहने वाले लोगों को फुटेज दिखाकर महिला की पहचान करने की कोशिश करने लगी, जिसमें 2 दिन बाद आखिर एक पड़ोसी महिला ने फुटेज में दिख रही महिला की पहचान कर ली। उसने पुलिस को बताया कि ये महिला अयोध्या नगर में कहीं रहती है। इतना ही नहीं, उसने ये भी बताया कि वो इस महिला को 2-1 बार दिलीप के घर में आते जाते देख भी चुकी थी। ये पुलिस के लिए बड़ी सफलता थी। इसलिए पुलिस ने दिलीप के मोबाइल की कॉल डिटेल में अयोध्या नगर में चलने वाले नंबरों को तलाश कर आखिर उस संदिग्ध को खोज निकाला,
जिसके इस मामले में शामिल होने के पर्याप्त कारण थे। पुलिस को कॉल डिटेल से पता चला कि दिलीप मावड़कर की अयोध्या नगर में रहने वाली मीना नाम की महिला से अक्सर दिन के उजाले के अलावा रातों के अंधेरे में भी लंबी लंबी बातें होती थी। ऑटो चलाकर घर चलाने वाले की पत्नी मीना विवाह शादी में खाना बनाने का काम करती है। मीना की लगभग उसी उम्र की एक बेटी भी थी, जिस सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रही थी। इस जानकारी से डीसीपी राजेश भदौरिया को पूरा शक हो गया कि इस बेमेल दोस्ती में ही दिलीप की हत्या का राज छिपा हो सकता है। इसलिए उनके निर्देश पर टीआई श्री नायर की टीम और मुखबिरों ने मीना की खोज खबर ली, जिसमें पता चला कि मीना अपने मायके रायसेन गई हुई थी। मीना के रायसेन में होने की बात से मामले में पेच उलझता दिखाई देने लगा, लेकिन मुखबिरों ने जब इस बात की पक्की जानकारी पुलिस को दे दी कि जिस रोज दिलीप का कत्ल हुआ उस दिन मीना भोपाल में मौजूद थी। इतना ही नहीं, इस दौरान पुलिस ने मीना के मोबाइल नंबर की लोकेशन भी खंगाल डाली, जो घटना दिनांक को उस वक्त भेल नगर में दिलीप के मकान की लोकेशन में मौजूद था जब उनका कत्ल हुआ था। इतना सब हाथ आते ही पुलिस ने मीना को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की, जिसमें मीना ने बताया कि दिलीप साहब की बेटे की शादी के अलावा उसने उस समय भी उनका घर खाना बनाने का काम किया था जब दिलीप साहब की पत्नी का निधन हुआ था। इसलिए दिलीप साहब से उसकी पहचान थी, जिसके चलते कभी कभी दोनों के बीच फोन पर बातचीत होती रहती थी। लेकिन उनकी हत्या में हाथ होने के सवाल पर उसका कहना था कि उससे तो इस बात की जानकारी तक नहीं है कि उनकी हत्या हो चुकी है, लेकिन पुलिस के पास पर्याप्त सबूत थे जो ये जाहिर कर रहे थे कि दिलीप की हत्या में मीना का ही हाथ है। इसलिए डीसीपी श्री भदौरिया और टीआई अजय नायर ने जब मीना के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया तो वो टूट गई। उसने दिलीप की हत्या के बाद स्वीकार करने के अलावा ये भी स्वीकार कर लिया कि इस काम में उसकी बेटी ने भी साथ दिया था। इसलिए पुलिस ने तुरंत ही मीना की नाबालिग बेटी को भी हिरासत में लेकर उसके पास से वो रकम भी बरामद कर ली जो मीना हत्या के बाद दिलीप के घर से चुरा कर ले गई। इसके बाद इस हत्याकांड की पूरी कहानी इस प्रकार सामने आई। 2016 में दिलीप मावड़कर की बेटी की शादी के दौरान पहली बार मीना मेहमानों का खाना बनाने उनका घर आई, क्योंकि दिलीप के घर में आए दिन काम के लिए किसी खाना बनाने वाली की जरूरत होती थी। इसलिए दिलीप की पत्नी ने मीना का नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लिया था। दुर्भाग्य से अगले ही साल 2017 में दिलीप की पत्नी का निधन हो गया। उस वक्त फिर मीना की जरूरत पड़ी तो दिलीप ने पत्नी के मोबाइल से मीना का नंबर लेकर अपने मोबाइल में सेव कर लिए। क्योंकि अब पत्नी नहीं थी, इसलिए मीना को बुलाने से लेकर काम के बाद उसका हिसाब किताब करने की सभी जिम्मेदारी दिलीप ने पूरी की। इसलिए इस दौरान उनका मीना के साथ काफी अच्छा परिचय हो गया, जिसके चलते छठे चमों से दोनों के बीच फोन पर बातचीत भी होने लगी। इन दोनों के बीच रात में फोन पर लंबी लंबी बातें करने और गहरी सांसें भरने का दौर 2021 के बाद उस वक्त शुरू हुआ जब बेटी की शादी में एक बार फिर दिलीप ने मीना को खाना बनाने के लिए घर बुलाया। बेटे की शादी के बाद वह अपनी पत्नी को लेकर बेंगलुरु चला गया, तो यहाँ दिलीप घर में अकेले रह गए। इसलिए जब कभी वक्त काटने के लिए वो मीना को फोन लगाने लगे। मीना भी काफी चतुर थी, वो समझ गई अकेले रह गए दिलीप उससे क्या चाहते हैं, इसलिए धीरे धीरे वो भी उनके साथ फोन पर खुलकर बातें करने लगी। वक्त के साथ दोनों एक दूसरे से इस हद तक घुल गए कि देर रात तक फोन पर उनके बीच अश्लील बातें होने लगी। इन बातों में मीना भी खुलकर दिलीप मावड़कर का साथ देती थी, इसलिए दिलीप को मीना के साथ तनाई में बातें करना अच्छा लगने लगा और वे उसके प्रति अपनी दीवानगी दिखाने लगे। मीना को इसी मौके का तो इंतजार था, इसलिए वो जरूरत के बहाने दिलीप से अपनी इन मीठी मीठी बातों की कीमत वसूल करने लगी। दिलीप के पास पैसों की कमी नहीं थी, इसलिए वो जानते हुए भी कि यह गलत है, मांगने पर मीना को पैसा देने लगे। मीना को पैसे मिलने लगा तो वह अपनी बातों से दिलीप के दिल में और भी आग लगाने लगी। मीना ने पुलिस को बताया कि दिलीप उसे बताते रहते थे कि उनका बेटा भोपाल में अकेले रहने वाले अपने पिता को अक्सर अपने पास आकर रहने का दबाव बनाता है, लेकिन दिलीप का मन भोपाल छोड़ने का नहीं था। मगर घटना से चंद रोज पहले दिलीप ने उन्हें बताया कि वो कुछ दिनों के लिए अपने बेटे से मिलने बेंगलोर जा रहे हैं। ये सुनकर मीना उदास हो गई। दरअसल दिलीप से उसे कोई मतलब नहीं था, न ही वह कभी उनसे अकेली जाकर मिली थी। उसे तो मतलब था केवल उन पैसों से जो फोन पर मीठी मीठी बातें करने के बहाने वह दिलीप से ठगती रहती थी। दिलीप कुछ दिनों के लिए बेंगलुरु जाने का बोल रहे थे, लेकिन उसे शक था कि शायद उनका बेटा पिता को वापस भोपाल न आने दे, इसलिए वो उनके बेंगलुरु जाने से पहले मोटी रकम हड़प लेना चाहती थी। मीना ने बताया कि इस इरादे से वह 10 जनवरी की शाम को अपनी बेटी के साथ लेकर दिलीप के घर गई। वहाँ उसने बेटी को नीचे कमरे में बैठा दिया और खुद खाना बनाने के बहाने ऊपर चली गई, जहाँ उसने दिलीप के साथ बैठकर चाय पी और अपनी जरूरत बताकर 10,000 रुपये मांगे, लेकिन दिलीप ने उसे केवल 2,000 रुपये ही दिए। इस बात पर थोड़ी देर में उनके बीच बहस होने लगी और इसी दौरान उसने पास में रखा फ्लावर पॉट उठाकर दिलीप के सिर में मार दिया।
जिससे वो बेहोश हो गए। मीनू ने बताया कि ये देखकर वे डर गई। उसने अपनी बेटी को ऊपर बुलाया और उसकी मदद से सिर में और चोट करने के अलावा कांच से उनका गला भी रेत दिया। घटना के बाद इसे लूट का रूप देने के लिए मीना ने घर की अलमारियों का सामान फैलाने के अलावा बनियान से दिलीप के पैर भी बांध दिए। इसके बाद माँ बेटी घर के 10,000 रुपए लेकर चुपचाप भाग गई थी। दोस्तों, यह कथा पुलिस सूत्रों, मीडिया रिपोर्ट्स और गवाहों के बयानों पर आधारित है। साथ ही आपको यह कथा सुनाने का मकसद समाज में होने वाले हिंसक अपराधों को रोकना और उनके प्रति जागरूकता फैलाना है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, शेयर करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक